नमस्कार मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक बेसिक जानकारी दिया था और हमने ये कहा था कि यह जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे टेंस के थ्रू, तब जब हम आपको अनुवाद के नियम सिखाएंगे तब इनका उपयोग होगा। और आज हम वही करने जा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन सीखने में कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे टेंस से, काल से। और किसी भी टेंस में विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं, उनको अनुवाद किया जाता है, उसको आप यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना विषय टेंस। ये देखिए टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल, यानी समय। तो टेंस क्या होता है? समय होता है या टाइम होता है। यह इससे हमें पता क्या चलता है कि कोई भी घटना किस काल में घटित हुई है। तो काल मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक तो वर्तमान काल जो चल रहा है, दूसरा होता है भूतकाल जो बीत गया होता है, और तीसरा होता है भविष्यकाल जो आने वाला होता है। तो टेंस को हमने 3 भागों में वर्गीकृत कर लिया। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा दोस्तों पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस का मतलब हमने बताया जो चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप स्कूल जाते हैं, या आपने खाना खाया है, अंत में आपके है आ रहा है, यानी जो चीज़ें वर्तमान में है यानी चल रही हैं, तो उनसे हमें वर्तमान काल की बातें पता चलती हैं। उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल जाता था, यानी पास्ट में जाता था, भूतकाल में जाता था, तो ये पास्ट टेंस की घटना है, जो चीज़ें बीत गई। इतिहास की घटनाएं जितनी भी हम कहानियों में पढ़ते हैं, इतिहास की पन्नों में देखते हैं, वो क्या होती हैं? पास्ट टेंस की बातें होती हैं। उसके बाद फ्यूचर टेंस, जो चीज़ें आने वाली होती हैं। जैसे जो आप सपने देखते हैं अपने लाइफ में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगी, इस तरह के जो सपने आप देखते हैं वो, या फिर जो घटनाएं होने वाली होती हैं, मैं किसी की शादी अटेंड करूंगा, या कोई भी रिश्तेदार मेरे घर आने वाला है, मेरा कोई मित्र कल आएगा, कल मैं बाज़ार जाऊंगा, तो ये चीज़ें फ्यूचर टेंस में हैं, भविष्य में है। तो विभिन्न काल के जितने भी सेंटेंस होते हैं, उनको उन्हीं काल के नियम के अनुसार हम अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, टेंस में जो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस बताए हैं, इनको भी आगे चल करके 4 भागों में विभाजित किया गया है ताकि हमको अनुवाद करने में आसानी हो। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसका जो पहला है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसी तरह से पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी वही चीज़ें हैं, 4 अन्य
भागों में वर्गीकृत किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका उद्देश्य ये है कि हम विभिन्न वाक्यों को आसानी से पहचान सकें और उस पर अप्लाई होने वाले नियमों को अप्लाई करके हम उसको आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकें। तो आगे हम इसको एक एक करके हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ पर उसके नियम बताएंगे। तो टेंस में हमने ये सारी चीज़ें इसके मतलब कि क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले को सबसे पहले हम देखेंगे, इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, पहले हम पहचानना सीखेंगे। अगर हिंदी में कोई वाक्य है, हम देख करके कैसे जानेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो पहचान इसकी है, पहचान इसकी क्या है दोस्तों, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, आप एक लाइन लिखिए, नोट्स बनाइए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कुछ वाक्यों में आदत या सार्वभौमिक सत्य होने का प्रमाण मिलता है। ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, हिंदी वाक्यों के। और इसमें कहीं कहीं हैबिट यानी आदत का प्रमाण मिलता है और कहीं कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य का प्रमाण मिलता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? जैसे सार्वभौमिक सत्य यानी जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है? इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये तो प्रमाणिक बात है, एकदम सार्वभौमिक सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती ही घूमती है, या चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह भी बात सत्य है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए है। और एक सावधानी और बरतेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ का जब हम वाले वाक्यों का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। द एक आर्टिकल है और उसका प्रयोग कब कहाँ कैसे किया जाएगा उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप ट्रांसलेशन के दौरान सीखते चलिए। तो ये तो हमने आपको बता दिया पहचान। जैसे अब इसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल राम स्कूल जाता है, एक एग्जाम्पल है। इस वाक्य के अंत में आपने देखा क्या लिखा है? ता है। यहाँ पर देखिए ता है आ रहा है, या बच्चे खेलते हैं, ठीक है, बच्चे खेलते हैं, लास्ट में क्या ते हैं आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन से मतलब कि टेंस में है? ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए दोस्तों, अभी आपको जो नोट करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब आप लिखिए अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक नियम जान लीजिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो ही, शी, इट, ही, सी, इट भी सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के साथ वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और यस या ईएस जोड़ देते हैं और दूसरा इसका वो रूल है कि आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं और उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। और अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि अनुवाद करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर ऐसे बना करके आप यहाँ लिखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतनी सारी बातें आप इस तरह से बना लीजिए ब्रैकेट में। और ये कब होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर के केस में आई वी यू दे के साथ नहीं, आई और यू ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जब हम वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, पहले इसी स्ट्रक्चर पर आधारित हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये सारी बातें हैं क्या। ठीक है, आप इतना ऐसे नोट कर लीजिए। और अब आप एक एग्जाम्पल लिखिए, वही पुराना वाला अपना एग्जाम्पल कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा है, अब देखिए, अब पूरा फिर से शुरू से सीखिए। सबसे पहला काम होता है कि हमको वाक्य को पहचानना होता है कि वाक्य किस टेंस में है। हालांकि मैं तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बता रहा हूँ, इसलिए आप तो पहले ही कह देंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन आपको वाक्य को आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप सारे टेंस पढ़ लेंगे और आपके एग्जामिनेशन में कोई एक सेंटेंस आएगा तो आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस का ये वाक्य है। तो अब देखिए, राम स्कूल जाता है लगा है यानी प्रेजेंट टेंस का होगा। ता है लगा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस पर जो ये रूल है इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में लिखने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम स्कूल जाता है। किसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है? कल हमने बताया था किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? राम के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। यानी सब्जेक्ट कौन है? राम है। यानी राम को हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखिए राम, RAM, राम। वर्ब देखिए यहाँ पर लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उसमें यस या यस जुड़ा हो, यानी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करना है। तो गो मतलब होता है जाना, GOES, गोस। यहाँ पर ES जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने ES जोड़ दिया गो में। तो राम गोस टू स्कूल। ये स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको हमने एकदम लास्ट में लिखा है। तो ये एक वाक्य को आपने देखा, और इसी तरह से हम आपको और दूसरा वाक्य करवा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। मोहन
मोहन कहानी पढ़ता है। ये एक वाक्य हो गया। सबसे पहला इसमें काम क्या करेंगे, आप इस वाक्य को देखिए ध्यानपूर्वक और बताइए कि ये किस टेंस का वाक्य है। मोहन कहानी पढ़ता है, अंत में क्या रहता है आ रहा है, यानी ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, कहानी कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, मोहन, मोहन, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ने का काम कर रहा है, ये पढ़ना वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, तो इसको कहेंगे रीड, READ। क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे क्या, रीड्स। मोहन रीड्स स्टोरी, मोहन रीड्स स्टोरी, ठीक है दोस्तों। स्टोरी लास्ट में लिखें क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं सीखने के लिए, आपको हम एक दे रहे हैं, जैसे लिखिए आप कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, एक वाक्य है। पहले बताइए कौन सा ये टेंस है, यहाँ पे देखिए ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, कौन किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, वह पत्र लिखता है यानी ही। वर्ब क्या है, लिखने का काम है, ये क्या है, वर्ब है, लिखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही राइट लेटर, ही राइट अ लेटर, ठीक है। अब देखिए ही राइट अ लेटर, क्या ये सही है, देखिए यहाँ पर हमें यस या यस जोड़ना है तब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ही, सब्जेक्ट ही एक वचन करता है, एक वचन यानी अकेला। तो यहाँ पर हम राइट न लिख करके राइट्स का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर यस जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही राइट्स अ लेटर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपने देखा। अब और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। अगर कहा जाए कि मैं पत्र लिखता हूँ तब आप क्या करेंगे। अब देखिए इस वाक्य को सबसे पहला आपका काम है, देखिए आदत डाल लीजिए पहचानने का। ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और मैं पत्र लिखता हूँ एक सिंपल वाक्य है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, यानी मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। ये सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, आई राइट अ लेटर। देखिए आई राइट मैं लिखता हूँ, आई राइट यानी मैं लिखता हूँ, अ लेटर यानी एक पत्र, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब देखिए लास्ट में ये चेक करना जरूरी है कि यहाँ पर हमारा यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा। वर्ब में यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट पे। लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है जिसमें हमने आपको लिखवाया था आई वी यू दे के साथ तथा अन्य प्लूरल के साथ हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तब यहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यद्यपि हमारा जो आई है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, बावजूद इसके हम यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ दो ही ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है और उनके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, वो है एक आई है एक यू है। आई एंड यू
दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ सेंटेंस में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे एक और इस पे हम स्ट्रक्चर को कुछ यूं एक दूसरा बना लेते हैं। एक स्ट्रक्चर आपने लिखा, एक दूसरा ऐसे लिखिए। यहाँ पर लिखिए सब्जेक्ट प्लूरल, ब्रैकेट में प्लूरल, यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो, तब यहाँ पर यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्ब का, ठीक है। इसको लिख करके आप ऐसे, इसको ऐसे एक ब्रैकेट ऐसे बना करके एक मतलब ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। और अब इसके हम अनुवाद के नियम आपको बताएंगे। कोई एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं बहुत छोटा सा वाक्य है। तो आप देखिए, पहले तो आपका काम होगा कि पहचानना, आप पहचानिए कि किस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। खेलते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि आता है, या एक आदत को प्रकट करता है, या किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रकट करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य अभी नहीं लिखवाया हूँ, आगे लिखवाऊंगा। बच्चे खेलते हैं, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, अपने मन में सोचिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है। क्या खेलना सब्जेक्ट है? लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं, तो कौन है? ये बच्चे हमारा क्या? सब्जेक्ट। खेलना क्या है? वर्ब। बस, और कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। बस, चिल्ड्रन प्ले, इसका अनुवाद इतना ही, छोटा सा ये वाक्य था। एक और ज़रूरी बात कि हैं, हूँ, हैं आदि जो हैं, हूँ के लिए इज एम आर का प्रयोग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं, ठीक है। हम केवल उसके वर्ब से ही पहचान लेते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे प्ले है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, या तो इसमें यस लगा होगा या यस लगा होगा, या ये ऐसे ही होगा। जब ये प्लूरल होता है, जैसे चिल्ड्रन का अर्थ है बच्चे, चाइल्ड का अर्थ है बच्चा, यानी एक बच्चा, सिंगुलर सब्जेक्ट है चाइल्ड। चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है। तो चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सारे एग्जाम्पल आप नोट करते चलिए और समझते चलिए। बच्चे खेलते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ हम और एग्जाम्पल तो लेते हैं, ठीक है। जैसे वह स्कूल जाती है, इसको आप स्वयं से करिए। वह स्कूल जाती है, या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये दो सेंटेंस हैं। सबसे पहले तो आप पहचानिए, पहला आप देखिए, वह स्कूल जाती है। तो देखिए ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका नियम क्या था? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और यदि ही, सी, इट का प्रयोग होता है या किसी सिंगुलर का सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग कर देते हैं उसके वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, वह स्कूल जाती है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह। वर्ब क्या है? जाती है। ऑब्जेक्ट है स्कूल, जाना, स्कूल। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जाती है, यानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा शी गो टू। दोस्तों क्या ये हमारा सही है? आप ज़रा सोचिए और बताइए, क्या ये सही है?
और अगर सही नहीं है तो क्या इसमें गलती है? गलती है ये वर्ब में। वर्ब में गलती ये है कि वह स्कूल जाती है, सी गो टू स्कूल नहीं होगा, सी गोज टू स्कूल होगा। इसको आप ऐसे लिखिए, सी गोज टू स्कूल। क्यों? क्योंकि जो सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या यस जोड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। अब इसको देखिए, इसमें बताइए किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? आकाश के बारे में या चिड़ियों के बारे में? हैं? आकाश सब्जेक्ट है या चिड़ियाँ हैं? चिड़ियाँ हैं। चिड़ियों के बारे में जानकारी कि ये उड़ने का काम कर रही हैं। तो चिड़ियाँ हैं बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। दोस्तों, क्या ये हमारा ट्रांसलेशन सही है? आप ध्यान से देखिए और उन नियमों को जो मैंने बताया था उसको याद करिए। आप बारीकी से एक एक चीज़ को देखिए, वर्ब को देखिए, ये सब्जेक्ट को देखिए और वर्ब का मिलान कीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा क्या है? प्लूरल है। ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। चिड़ियाँ यानी बहुत सी चिड़ियाँ हैं, यानी प्लूरल है, बहुवचन है। बहुवचन यानी बहुत सी। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने कर दिया गलत, और इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सही है। अब आप एक चीज़ पूछेंगे कि सर ये द क्या है? द स्काई से पहले क्यों आपने लिखा है? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो दुनिया में सिर्फ एक ही हैं, उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। द एक आर्टिकल है, उनकी आइडेंटिटी को दर्शाता है। या कुछ मनुष्य भी ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, अपने आप में बहुत यूनिक, जैसे महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी का हम प्रयोग कर सकते हैं। द जवाहरलाल नेहरू, द सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से हम उनके नाम के आगे प्रयोग कर सकते हैं। या किसी बहुत बड़े सिटी के बारे में, द न्यूयॉर्क सिटी, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि वो सिर्फ अनोखा है, यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये इसके लिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया हुआ है इस सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों। आप एक लाइन लिख लीजिए, सूरज, चांद, पृथ्वी, आसमान, तारे, या किसी भी बहुत ही यूनिक व्यक्ति के नाम के आगे द महात्मा गांधी, द अब्राहम लिंकन, इस तरह के लोगों के नाम के आगे हम द अब्दुल कलाम, इस तरह से हम वहाँ पर द का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये आपने देखा एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल हम आपको और इसमें दिखाते हैं करके, आप स्वयं भी करने का प्रयास करिए, ठीक है। वे स्कूल जाती है, हो गया। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। अब एक और, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी है, क्योंकि सार्वभौमिक शब्द का हमने एक नियम बताया था। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जैसे ये आपका सूर्य है, सन है, तो इस तरह से यहाँ पर अर्थ है। अर्थ ऐसे चारों तरफ घूमती है, और ये बात सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी बात बदल नहीं सकता। सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह के जब सेंटेंस मिलते हैं तो उसका अनुवाद करेंगे हम कुछ यूँ। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे तो आमतौर पर हमने आपको बताया था सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में हम इसके पहले जो है
द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, चारों ओर घूमना, ये एक वर्ब है। अंग्रेजी में इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, रिवॉल्व, रिवॉल्व, ठीक है। तो अर्थ, द अर्थ न लिख करके हमें लिखेंगे अर्थ, अर्थ रिवॉल्व, रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या ये हमारा वाक्य सत्य है दोस्तों? क्या ये वाक्य सत्य है? इसमें कोई कमी निकालिए। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमने यहाँ पर अभी बताया था द का प्रयोग कर, सन के पहले हमने किया, क्योंकि यहाँ पर सन इज़ नॉट द सब्जेक्ट। सन जो है सब्जेक्ट नहीं है, सन तो ऑब्जेक्ट है। जब ये सारे जो हमारे सन, स्टार्स, मून, ये जो शब्द हैं, ये जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को बताएंगे, ऐसे वाक्य जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ का पता लगता हो, तब हम इनके पहले यहाँ पर हमने द का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर द लिखा होता तब ये हमारा वाक्य हो जाता गलत, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या अराउंड द सन, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आप नोट कर लीजिए। और कुछ और इसके आप स्वयं आप अब तो कल्पना करके आप कुछ वाक्य बना लीजिए। जैसे मेरा दोस्त बाजार जाता है, मेरा भाई मुझे पढ़ाता है, राम कॉपी लिखता है, वह गणित का सवाल हल करता है। इस तरह से आप वाक्य को लिखिए और उसको अंग्रेजी में हल करिए। उसके वर्ब अगर आपको नहीं पता होंगे जो मैंने लिखवाए थे कल, तो आप वर्ब की लिस्ट में जाइए, क्रिया की लिस्ट में जाइए, उसमें से ढूंढिए कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और उसका प्रयोग करके आप उसको ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक जो हमारे वाक्य थे, उस पर हमने आपको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, अनुवाद के नियम हमने आपको बताए, समझाए। और आप इस पर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास अगर कोई बुक हो इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी मीडियम की, उसका प्रयोग कीजिए और इंडेफिनिट वाले चैप्टर को आप ओपन कीजिए और वहाँ पर आप जितने भी ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज हैं आप लगाइए। अगर कोई दिक्कत आती तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। और उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इस तरह के वाक्य को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।